भैया तुमने लेक्चर तो देख ही लिया होगा। थॉमस हॉब्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फिलोसफर। क्यों इंटरेस्टिंग, क्यों इनको इंटरेस्टिंग माना जाता है? उन्होंने अपना काम 63 ईयर्स की एज के बाद स्टार्ट किया। सोचो, जो भी तुम पढ़ते हो इनके बारे में, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, उन्होंने अपना काम ही 63 की एज के बाद स्टार्ट किया। कितना इंटरेस्टिंग है ये। और कुछ ऐसे सीन हुए, कुछ ऐसे कांड हुए इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये इतने मूव्ड थे, इतने ज़्यादा शेकन थे, इतने ज़्यादा हिल चुके थे अंदर तक, इनको लगा कि भैया अब तो फिलोसफी में हमको घुसना पड़ेगा, पॉलिटिकल फिलोसफी में। तो इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि क्यों 63 के बाद ही उन्होंने काम स्टार्ट किया और ऐसे क्या कांड हुए थे उनके साथ जिसने इनको फिलॉसफी लिखने पे मजबूर कर दिया। आज के इस लेक्चर में तो देखो भैया, ऐसा है, हम कर रहे हैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स। अब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टेंशलिज्म से हट के, थोड़ा पॉलिटिकल फिलॉसफी पे। जैसे निकोलो माकियावेली को थोड़ा सा हमने कवर किया, प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस कवर किया, तो ऐसे ही अब हम आ गए थॉमस हॉब्स पे। एक फिलोसफर, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ थी इनकी। और इनकी लाइफ में घुसने से पहले, इनकी फिलॉसफी में घुसने से पहले मैं ये कह दूं, ये एक टेस्ट लेक्चर में बना रहा हूँ, डेमो लेक्चर बना रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसे लेक्चर और चाहिए तो कमेंट में जाके लिखना पार्ट 2 चाहिए, तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा, वरना मैं थॉमस हॉब्स पे नहीं टाइम बर्बाद करूँगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है, देखना चाहते हो और ऐसे लेक्चर, तो विस्तार से और लंबा डेप्थ लेक्चर बनाऊँगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिलॉसफी का मास्टर क्लास कोर्स का प्री रजिस्ट्रेशन लिंक फ्री है, नीचे जाओ, गूगल फॉर्म भर दो, अपना नाम, अगर 400 से 300, 400 से 800, 900 के बीच में अफोर्ड कर सकते हो, वो कोर्स उतने का होगा, तभी नीचे रजिस्टर करना। ई बुक स्टोर नीचे है। कुछ टाइम तक मैं सोच रहा हूँ फ्री ई बुक्स दूंगा, अभी तो 2-3 ई बुक्स फ्री आएंगी, तो वो भी जाके जाओ नीचे, डाउनलोड करो, पढ़ो और कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके बताओ कैसा लग रहा है। वो भी सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ो, सब मिल जाएगा, सब कुछ देखो, छानो। अब भैया है थॉमस हॉब्स। अब थॉमस हॉब्स की ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, 63 साल की उम्र में हैप्पी बर्थडे जब वो मना रहे थे, उसके आसपास तुम्हारी ब्रिटिश या इंग्लिश सिविल वॉर छिड़ गई बुरी तरीके से। लोग आ गए रोड के ऊपर हटाने के लिए गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को हटाओ, सरकार गिराओ, वगैरह वगैरह वगैरह, बुरी हालत। और यहाँ थॉमस हॉब्स इतने ज़्यादा मूव्ड थे कि इन्होंने 63 की उम्र से, जो भी तुम इनकी फिलॉसफी देखोगे, ये 63 साल के बाद लिखे इन्होंने। 63 से ये 91 की उम्र तक जिए हैं। उस टाइम पे इतना जीना बहुत बड़ी बात होती थी, आज की डेट पे भी इतना जीना बड़ी बात है। नेचर लवर थे, काफ़ी ज़्यादा नेचर से प्यार, बहुत ज़्यादा शेकन थे, बहुत ज़्यादा मूव्ड थे ये सिविल वॉर की वजह से। और सिविल वॉर के चलते ये फ्रांस भग गए थे। फ्रांस में 10 से 11 साल रहे हैं, बल्कि बीच में थोड़ा माहौल ठीक भी हुआ। टाइमलाइन देखो, मेरे को ज़्यादा माइंड में है नहीं, बट माहौल थोड़ा ठीक भी हुआ। लेकिन ये इंग्लैंड वापस नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी राइटिंग्स की वजह से इनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता था, एग्जीक्यूट तक कर सकते थे, बिहेड कर सकते थे पब्लिकली, क्योंकि इनकी राइटिंग ऐसी थी। और इनकी राइटिंग नॉर्मली ह्यूमन नेचर और क्यों पॉलिटिक्स ज़रूरी है, क्यों एक पावर और अथॉरिटी ज़रूरी है, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है थॉमस हॉब्स। अब आगे बढ़ते हुए, अब इन्होंने इंसानों के ऊपर एक बहुत ही विस्तार टिप्पणी दी कि इंसान वल्नरेबल है, लालची है, ग्रीडी है, कमज़ोर है, वो अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए कांड करता है। क्यों इंसान सबसे बड़ा प्रेडिटर है इस दुनिया का? क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको अपने पर प्रोटेक्ट करने का। जैसे शेर है, दांत है, पंजे है, ताकत है। भालू हुआ, तुम्हारे छोटे छोटे कीड़े जो पीछे से गैस की बौछार छोड़ते हैं, सबके पास कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म है। इंसानों के पास बस दिमाग है, वो दिमाग का इस्तेमाल करता है गलत तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंसान वल्नरेबल है, बहुत ईजिली वल्नरेबल, ये शब्द याद रखना, वल्नरेबल, वल्नरेबल। ठीक है, इंसान ग्रीडी है, लालची है। जैसे एक कौन सी कहानी है, कहाँ की कहानी है, किसी जू में एक मिरर था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, और वो मिरर था, उसमें इंसान सामने जाएगा तो इंसान, जाहिर सी बात है इंसान सबसे खतरनाक जानवर। तो ग्रीडी है, वल्नरेबल है, और नॉलेज की अटेम्प्ट, नॉलेज की चादर के पीछे खुद को भैया तो हम छुपाना चाहते हैं, छुपा के ये सोचते हैं कि हम भैया हमने तीर उखाड़ ली। नहीं, हम करने कुछ निकलते हैं, कर कुछ और जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेंजर थिंग्स देखी हो तुमने, ठीक है, तुम लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड देखे हो, कि भाई इंसान साइंस की क्यूरियोसिटी, 11 जो कैरेक्टर है उसकी ताकत का इस्तेमाल करते करते कहीं और ही पहुंच गया, दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया। करना कुछ चाहते हो, कांड कुछ और कर देते हो।
ये इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत। और चूंकि हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी रीजनिंग बहुत वीक है। हमारी रीजनिंग बहुत वीक है, क्यों? क्योंकि हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और लैंग्वेज को तुम इजीली मिस इंटरप्रेट कर सकते हो। इंटरप्रेट, अरे यार स्पेलिंग देख लेना, मिस इंटरप्रेट कर सकते हो। कह कुछ रहे हैं, समझ कुछ गए भैया। तभी कहते हैं ना भाई, फ़ोन के ऊपर तुम किसी से बतिया रहे हो, मैसेज के ऊपर, कहते हैं मैसेज के ऊपर कभी आर्ग्यूमेंट मत किया करो। लाइफ लेसन है, बहस आर्ग्यूमेंट कभी मैसेज पे किसी के साथ मत करो। कहो मिलो सामने फिर बात करेंगे, क्योंकि मैसेज पे तुम लिखोगे कुछ, समझेगा कुछ, ठीक है। बहुत रिलेशनशिप भी इसलिए टूटते हैं, लड़का लड़की आजकल मैसेजिंग ऐप्स आ गए, मैसेज पे ही बात करते हैं सारी, कांड। फिर भैया इन्होंने ऐसा कहा कि देखो हम लोग लैंग्वेज तो है ही, हम थियोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। और स्पीचेस, किसी ने भी स्पीच दी, भड़काऊ स्पीच, लोग भड़क गए। भारत में अभी क्या हुआ था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, भड़काऊ स्पीच, भड़क गए सब। एक सेट कहेगा वो भड़काऊ स्पीच नहीं थी, एक कहेगा वो भड़काऊ स्पीच थी, दोनों में लड़ाई हो गई। तो इंसान बहुत वल्नरेबल क्रीचर है, बहुत वल्नरेबल कैरेक्टर है, अपना कैरेक्टर बहुत आसानी से खो देता है। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने अपनी स्पीच यूज़ करके ही तो सारे कांड करे। फ्रेडरिक नीचा की फिलॉसफी को इस तरीके से उसने वॉक किया था, ट्वीक किया था, घुमाया था, मड़ोड़ दिया था, तोड़ दिया था, उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए थे कि भैया सबको लगा फ्रेडरिक नीचा ही असली विलन है। फ्रेडरिक नीचा का ऊबरमेंश ये है कि भाई सारे आर्यंस राज करेंगे और जितने नीचे के तबके के, ये लोग समझते थे ज्यूज जो नीचे के तबके के, उनको एलिमिनेट कर दो, जो कि ऐसा नहीं था। फ्रेडरिक नीचा पे लेक्चर्स बनाए हुए, देखो क्या असली फिलॉसफी, कितनी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, कैसे मिस इंटरप्रेट किया था हिटलर ने उसको। यही होता है एल्यूसिव स्पीचेस। अब चूंकि इंसान इन सब का शिकार है, इन सब भसड़ों का शिकार है, तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, अपने में कभी खुश नहीं रह सकता। वो एक ही चीज से खुश रह सकता, वो है अथॉरिटेरियन सॉवरेन गवर्नमेंट। अब अथॉरिटेरियन से तो तुम समझ ही सकते हो क्या है, एक कंट्रोल करने वाला होगा, नीचे सबको कंट्रोल करेगा वो, ठीक है। और सॉवरेन मतलब कि किसी भी एक्सटर्नल कंट्री, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, ये अथॉरिटेरियन चीज़ ही उसको कंट्रोल करेगी। और सॉवरेन ये हुआ, और सब ऑर्डिनेट्स को एक अथॉरिटी कंट्रोल करेगी। सब ऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक बड़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे एक और छोटी गवर्नमेंट, उससे नीचे एक और छोटी गवर्नमेंट। ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे, ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, बट अथॉरिटेरियन सॉवरेन गवर्नमेंट का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम आज से लाखों साल पहले चले जाओ, जब अजीब अजीब जानवर इस पृथ्वी पे होते थे, और उस वक्त तुम इंसानों को डाल दो उस पृथ्वी में, क्या होगा? वो हथियार निकाल लेंगे, वो डंडे निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ करके अपने को प्रोटेक्ट करेंगे। और वो प्रोटेक्शन क्या है, इधर उधर सब भागना शुरू कर देंगे, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि सबकी कोई बात सुने, एक अथॉरिटेरियन सॉवरेन गवर्नेंस की ज़रूरत है हमें। और इसी से इन्होंने दिया नेचुरल स्टेट ऑफ मैनकाइंड। ये वर्क है नेचुरल स्टेट ऑफ मैनकाइंड, कि जो नेचुरल स्टेट है इंसान का, बहुत कमज़ोर, बहुत डरपोक, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत फट्टू, तुम समझ लो बहुत वल्नरेबल, और वहाँ पे बहुत वायलेंस होगा, ठीक है। नेचुरल, अच्छा ये कंडीशन है, ये स्टेट नहीं है। नेचुरल कंडीशन ऑफ मैनकाइंड, ये है नेचुरल कंडीशन। वायलेंस से भरी हुई, वायलेंस पूरी तरीके से भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, हाथापाई भरी हुई है, खतरनाक, अलग ही लेवल पे। तो हमें एट द एंड ऑफ द डे ज़रूरत है एक सॉवरेन कंट्रोल की, हु इज़ अनअकाउंटेबल टू इट्स सब्जेक्ट्स। उसका कोई लेना तुमसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तुम उसको कुछ नहीं होते बताने वाले, या वो तुम्हें कुछ नहीं होता है। बट जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उसको कोई अकाउंट, तुम नहीं पसंद आ रहा, निकल लो, मैं कुछ नहीं होता, तो मैं जो हूँ मैं रूल करूँगा। तो ये वाली चीज़ थॉमस हॉब्स कह रहे थे। ब्रीफ नटशेल छोटा सा दिया, अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स में करना, लाइक तो करना है इस वीडियो को, और कमेंट्स में बताना पार्ट 2। बहुत ब्रीफ ओवरव्यू था ये, 10-12 मिनट का लेक्चर होगा मुश्किल से, तो 25-30 मिनट का हो सकता है, 40 मिनट का एक लंबा इन डेप्थ लेक्चर पॉलिटिकल फिलॉसफी समझाते हुए बनाएंगे। तब तक के लिए आइए आप भी कटें, और अब हम भी कटते हैं, आप भी काम पे लगे, हम भी काम पे लगते हैं। बहुत ज़रूरी है काम करना, रोज़ मेहनत करना। हम भी आ रहे हैं, रोज़ लेक्चर बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी मेहनत के लिए एक बस बटन ही दबाना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो भैया कट लो, लग जाओ काम पे।